इंडिया का कानून जहां एक तरफ इंसाफ के लिए लड़ता है, वहीं दूसरी तरफ कुछ कंट्रोवर्शियल फैसलों के साथ पब्लिक में एक नई डिस्कशन को जन्म देता है। जैसे कि हाल ही में पीएमएलए एक्ट के अंडर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए अरेस्ट हुए कई पॉलिटिकल लीडर्स, जिसमें आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, के कविता, झारखंड चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन, तमिलनाडु मिनिस्टर वी सेंथिल बालाजी आदि का नाम शामिल है। ये सभी चेहरे कुछ फेमस स्कैम के चलते कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। कुछ तो बेल पर अभी बाहर हैं, लेकिन कुछ पर अब भी स्ट्रिक्ट लॉज और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की तलवार लटकी हुई है, जो उन्हें बेल लेने में मुश्किलें पैदा कर रही हैं। अब ऐसे में जहां लॉज इतने स्ट्रिक्ट हैं, जैसे कि पीएमएलए और यूएपीए, और उनकी बेल कंडीशन उससे भी ज्यादा स्ट्रिंजेंट, कोर्ट को एक्यूज को बेल ग्रांट करनी चाहिए या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। ये सवाल हमेशा से एक कंट्रोवर्सी का पार्ट रहा है। कई सीनियर एडवोकेट्स को बोलते हुए सुना गया है कि कोर्ट्स को ऐसे मामलों में एक लीनिएंट अप्रोच लेना चाहिए और एक्यूज को इतने लंबे समय तक जेल में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये उनकी फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। और तो और ऐसे मामलों में रूलिंग पार्टी को भी टारगेट किया जाता है, ये कहते हुए कि ये उनकी टेक्टिक्स है अपने ऑपोजिशन को जेल में रखने की। पर फिर भी इन सभी एलिगेशंस और चर्चाओं के बीच सुप्रीम कोर्ट इन दिनों काफी लाइमलाइट में है, क्योंकि उसने कई ऐसे केसेस में फैसले दिए हैं जहां पर पीएमएलए के स्ट्रिक्ट बेल कंडीशंस को चैलेंज किया गया था। आज हम ऐसे ही एक और फैसले पर नजर डालेंगे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन का प्रिंसिपल लगाया है, और वो भी एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत चल रहा था। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की बीआरएस लीडर के कविता को ईडी और सीबीआई दोनों ही मैटर्स में बेल देने के बाद, जो कि 5 महीनों से जेल में थी, सुप्रीम कोर्ट ने एक और ऐसा ही मैटर एक एक्यूज्ड प्रेम प्रकाश, जो झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन के मूल समर्थक माने जाते हैं, का उठाया है, जिसे मनी लॉन्ड्रिंग के एक केस में पकड़ा गया था। सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच, जो जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन से मिलकर बनी थी, ने इस मामले में एक नया पर्सपेक्टिव दिया। बीआरएस लीडर के केस में तो आपने देखा कि कैसे बेंच ने नोट किया कि इतने लंबे समय से जेल में रहने के बाद भी केस का ट्रायल कब शुरू होगा, इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, और इसीलिए उन्होंने की कविता को सीबीआई और ईडी मैटर में बेल ग्रांट की विद सम कंडीशंस। सिमिलरली चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन के क्लोज एड के प्रेजेंट मैटर में भी कोर्ट ने कहा दैट लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल इज ऑलवेज द रूल एंड deprivation ऑफ द सेम बाय प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इज द एक्सेप्शन। ये स्टेटमेंट सिर्फ एक जजमेंट नहीं, बल्कि एक बड़ी सोच है, जो डेमोक्रेसी के एक महत्वपूर्ण प्रिंसिपल को रीइंफोर्स करती है। पहले ये माना जाता था कि पीएमएलए केसेस में बेल लेना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये लॉ अपने स्ट्रिंजेंट बेल कंडीशंस के लिए जाना जाता था। सेक्शन 45 पीएमएलए में 2 बेसिक कंडीशंस दिए गए हैं, जो बेल ग्रांट करने से पहले फुलफिल करने होते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा दैट रिलाइंग ऑन द जजमेंट इन मनीष सिसोदिया, वी हैव सेड दैट इवन इन पीएमएलए बेल इज अ रूल एंड द जेल इज द एक्सेप्शन। इस फैसले से एक नया सवाल उठता है, क्या पीएमएलए केसेस में जो एक्यूज लोग हैं, उन्हें भी बेल का फायदा मिल सकता है? कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई किया कि पीएमएलए के स्ट्रिंजेंट कंडीशंस लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल को ओवरराइड नहीं कर सकते। ये एक तरीके से देखा जाए तो ये आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, उसका ही एक नया इंटरप्रिटेशन है। कोर्ट ने अपने इस जजमेंट में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज किया, कन्फेशंस की एडमिसिबिलिटी को लेकर। क्या आप जानते हैं कि अगर किसी एक्यूज ने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के सामने कन्फेशन दिया है, तो क्या वो कोर्ट में एडमिसिबल होगा? सुप्रीम कोर्ट ने इस पे अपना स्टैंड क्लियर किया है और कहा है दैट वी होल्ड स्टेटमेंट्स ऑफ द एपेलेंट इफ फाउंड टू बी इंक्रीमेटिंग व्हेन हिट बाय सेक्शन 25। मतलब ऐसे स्टेटमेंट्स को एडमिसिबल माना नहीं जाएगा, क्योंकि ये जस्टिस के सभी कैनन्स के खिलाफ होगा। इस पॉइंट पे थोड़ा सोचा जाए तो ये क्लियर होता है कि अगर किसी इंसान ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान अपने आप को गिल्टी माना, तो भी उस कन्फेशन को कोर्ट में नहीं सुना जाएगा, अगर वो सेक्शन 25 के तहत फॉल करता है। ये सेक्शन बेसिकली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एक्यूज्ड को अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इस जजमेंट का सिग्निफिकेंस तब और बढ़ जाता है जब हम पिछले कुछ इंपॉर्टेंट केसेस को याद करते हैं, जैसे कि 2022 में विजय मदन लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सिमिलर प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड किया था। इस केस में भी पीएमएलए के सेक्शन 50 के तहत रिकॉर्डेड स्टेटमेंट्स की एडमिसिबिलिटी पर बात हुई थी। उस वक्त भी कोर्ट ने कहा था कि सेक्शन 25 इंडियन एविडेंस एक्ट का एप्लीकेशन केस टू केस बेसिस पर होगा। लेकिन अब इस नए जजमेंट के बाद ये ज्यादा क्लियर हो गया है कि जुडिशरी का फोकस लिबर्टी और जस्टिस पर है, ना कि स्ट्रिंजेंट रूल्स और लॉज पर, जो कि इंसानी अधिकारों को चोट पहुंचा सकते हैं। एक और रीसेंट एग्जांपल दिया जा सकता है जब सुप्रीम कोर्ट ने अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 के तहत एक एक्यूज को बेल दी थी। उस केस में भी कोर्ट ने ये प्रिंसिपल रीइंफोर्स किया था कि अगर कंडीशंस पूरी होती है तो बेल देना चाहिए। कोर्ट ने कहा था, if the conditions in the special statutes for the grant of bail are met,
then bail should be granted. दिल्ली के फॉर्मर डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया को सीबीआई और ईडी ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी के मामले में अरेस्ट किया था। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रिंसिपल लगाया था कि बेल देना एक रूल है जब तक एक्यूज ने साबित नहीं कर दिया कि वो ट्रूली डेंजरस है या एविडेंस को टेम्पर करने की कोशिश करेगा। जस्टिस BR गवई ने अपने ऑर्डर में कहा था, लिबर्टी इज पैरामाउंट and unless there is concrete evidence to show that the accused is likely to tamper with evidence or influence witnesses, bail should be granted. ऐसे ही शिवसेना के सीनियर लीडर संजय राउत को ईडी ने पटराचौल रीडेवलपमेंट स्कैम में मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस में अरेस्ट किया था। सुप्रीम कोर्ट ने राउत को भी बेल ग्रांट की थी और कहा था, mere gravity of the offense by itself cannot be a ground to deny bail, especially when the accused has cooperated with the investigation and is not likely to tamper with the evidence. तो जुडिशरी का ऐसा इवॉल्विंग रोल हम सबके लिए एक होपफुल सिनेरियो क्रिएट करता है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक ऐसा समय आएगा जब बेल के लिए एक एक्यूज को सुप्रीम कोर्ट तक जाना नहीं पड़ेगा और ये राइट्स लोअर कोर्ट्स में ही प्रोटेक्ट होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने कंसर्न्स इस बारे में दिखाए हैं, जैसे कि उन्होंने कहा दैट इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट पीपल हैव टू कम टू सुप्रीम कोर्ट फॉर बेल इवन इन मजिस्ट्रेट ट्राइबल केसेस। आज के सिनेरियो में जब कोर्ट्स इतना ज्यादा लोड फेस कर रही है, एक ऐसे सिस्टम की जरूरत है जो पब्लिक ट्रस्ट को बनाए रखे और लोगों को उनके राइट्स के लिए लड़ने के लिए हिम्मत दे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने, जो कि बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन के प्रिंसिपल को रीअसर्ट करता है, जुडिशरी में पब्लिक ट्रस्ट को और मजबूत कर दिया है। आने वाले दिनों में ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये जजमेंट किस तरह से लोअर कोर्ट्स और ट्रायल कोर्ट्स में अप्लाई होता है। क्या लोअर जुडिशरी भी इस प्रिंसिपल को अपनाएगी या फिर कुछ और कॉम्प्लिकेशन सामने आएंगे, ये सब वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि ये जजमेंट एक नई उम्मीद जगाता है उन लोगों के लिए जो अपने राइट्स के लिए लड़ रही हैं। इससे न सिर्फ जुडिशरी में एक नई सोच का प्रवेश होता है, बल्कि लीगल सिस्टम को भी एक नए रूप में देखा जा सकता है जो राइट्स और लिबर्टीज को सबसे ऊपर रखती है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सिर्फ एक लीगल प्रेसिडेंट नहीं, बल्कि एक सोशल मैसेज भी है कि कानून का असली मकसद इंसाफ है और इंसाफ तभी होता है जब इंसान को उसके बेसिक राइट्स मिलते हैं और ये राइट्स किसी भी लॉ के सामने कॉम्प्रोमाइज नहीं होंगे। आज के दौर में जहां मनी लॉन्ड्रिंग जैसे केसेस में लोगों को लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज का सामना करना पड़ता है, वहां सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। ये फैसला न सिर्फ एक्यूज्ड लोगों के लिए एक नई राह दिखाता है, बल्कि लीगल फ्रेटर्निटी के लिए भी एक नई डायरेक्शन सेट करता है। पर क्या आपको लगता है कि ये जजमेंट अपनी इम्पोर्टेंस को जस्टिफाई कर पाएगा, या फिर ये सिर्फ एक ऐसे केस तक सीमित रहेगा जो एक स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में अप्लाई किया गया है? ये तो सोचने वाली बात है, लेकिन एक बात तो तय है कि ये जजमेंट आने वाले केसेस के लिए एक स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट करेगा जो लिबर्टी और जस्टिस को सबसे ऊपर रखेगा। दैट इज ऑल फॉर दिस न्यूज। कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।